Welcome back, students. Myself Raghuvansar. Exchange the chapter 1, the French Revolution in History. Dear students, आज के वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वह है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, अर्थात क्रांति का आरंभ। जैसा कि पिछले भाग में आप देख चुके होंगे कि किन कारणों से लुई 16 या 16वें लुई ने टैक्स बढ़ा दिए थे। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत फ्रांस का राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। मैं यहां बता दूं कि स्टेट जनरल क्या था। द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अर्थात स्टेट्स जनरल या प्रतिनिधि सभा एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स की जनता अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजती थी। लेकिन मोनार्क या राजा ही यह निर्णय कर सकता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह थी कि स्टेट्स जनरल की बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी और लगभग 175 वर्षों के बाद फ्रांस का राजा 16वें लुई ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधियों को भेजा जिन्हें आमने सामने की कतारों में बैठाया गया। वहीं दूसरी ओर थर्ड स्टेट के 600 प्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों को फर्स्ट और सेकंड स्टेट के प्रतिनिधियों के पीछे खड़ा होना पड़ा, जो उनका यह बहुत बड़ा अपमान था, क्योंकि थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और काफी शिक्षित वर्ग के थे। किसानों, औरतों तथा कारीगरों को तो स्टेट्स जनरल की बैठक में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। फिर भी थर्ड स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने अपने साथ 40,000 पत्र लेकर आए थे, जिसमें उनकी शिकायतों, समस्याओं और कई मांगों का जिक्र था। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, लेकिन थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि इस बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा। यहां एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब राजा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों ने विरोध करते हुए प्रतिनिधि सभा से बाहर निकल गए। थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि खुद को फ्रांस का स्पोक्समैन या प्रवक्ता मानते थे। 20 जून 1789 को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, जहां उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ ली कि जब तक राजा की शक्तियों को सीमित करने वाला संविधान तैयार नहीं होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मीराबाऊ और अबेसिये ने किया। मीराबाऊ का जन्म एक नोबल फैमिली या कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने का पक्षधर था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के सामने जोरदार भाषण दिया। अबेसिये मूलतः पादरी था और उसने व्हाट इज थर्ड स्टेट
या थर्ड स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका या पैम्फलेट लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसलें बर्बाद हो गई थीं और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थीं। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में लगे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों के भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ राजा ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने वास्तिल पर धावा बोलकर उसे बर्बाद कर दिया। देहाती क्षेत्रों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों व लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को बर्बाद करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों या रईसों के महलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अनाज के भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उसने यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का नियंत्रण होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बाध्यताओं वाली सामंती व्यवस्था को समाप्त करने का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के अधीन भूमि को जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवर्स की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। Now students, that's all for today. We will see you in the next video. Thanks.